Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अगर आप उन लोगों में से हैं जो खुद सिगरेट नहीं पीते, ना वेपिंग करते हैं, पर ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो इनका धुआं आपके इर्द गिर्द उड़ाते हैं, तो आज का एपिसोड खास आपके लिए ही है। अव्वल तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। अगली बार आपके आसपास कोई स्मोकिंग करे या वेपिंग करे तो तुरंत वहाँ से हट लीजिए। एक किस्सा सुनाते हैं। हमारे एक व्यूअर हैं आकाश। वो ना स्मोक करते हैं, ना वेप, ना हुक्का, पर उनके सारे दोस्त ये तीनों आदतें पाले हुए हैं। आकाश जब भी अपने दोस्तों के साथ होते हैं, उनके आसपास कोई ना कोई स्मोक कर ही रहा होता है। कुछ समय पहले आकाश को तेज़ खांसी शुरू हो गई, सांस लेने में समस्या होने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया और जांच हुई तो पता चला उन्हें ना सिर्फ एलर्जी हुई है बल्कि उनके फेफड़ों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आकाश ने डॉक्टर को बताया कि वो तो स्मोक करते ही नहीं है, पर डॉक्टर के मुताबिक ऐसा सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जिसे पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं, ये उसके कारण हुआ है। अब भले ही आकाश खुद सिगरेट ना पीते आए हों, पर उसका धुआं ज़रूर भर भर के उनके फेफड़ों में गया है। ये उसी का नतीजा है। अब आकाश की तरह आप भी इसके रिस्क पर हैं। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे सेकेंड हैंड स्मोकिंग और वेपिंग क्या है, इससे क्या नुकसान होते हैं। जिन्हें अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई भी समस्या है, उनको इससे किस तरह का खतरा हो सकता है, और सबसे ज़रूरी बात, अपने फेफड़ों का ख्याल कैसे रखें। सुनिए। सेकेंड हैंड स्मोकिंग को ही हम बोलते हैं एनवायरमेंटल टोबैको स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग। सेकेंड हैंड स्मोकिंग वो स्मोकिंग है जिसमें आप डायरेक्टली स्मोक ना करते हुए, जैसा कि वर्ड बताता है पैसिव स्मोकिंग, आप किसी दूसरे के एक्टिव स्मोक से निकले हुए धुएं का शिकार बनते हैं। एक सिगरेट स्मोकर जब स्मोक करता है तो उसके जो मुंह से या नाक से जो धुआं निकलता है उसको हम मेन स्ट्रीम स्मोक बोलते हैं। ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक प्रकार है। और साइड स्ट्रीम स्मोक उसको बोलते हैं जो उसके सिगरेट की जलती हुई एंड से निकलता है। ये दोनों ही उतना ही हानिकारक है जितना एक नॉर्मल स्मोकिंग हानिकारक हो सकता है। इन दोनों के वजह से अगर एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो तो इसकी हानि जो है वो नॉर्मल एक्टिव स्मोकिंग से भी ज्यादा हो सकती है। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, जो दूसरा पार्ट आपने डिस्कस कर रहे हैं वो है कि ई सिगरेट स्मोकिंग या वेपिंग इंड्यूस्ड लंग। तो वेपिंग उसको बोलते हैं जहां पे हम नॉर्मल क्लासिकल स्मोक ना करते हुए एक मीडियम बनाते हैं जिसमें भाप बनता है। उस भाप के माध्यम से हम स्मोक को अंदर लेने की कोशिश करते हैं या निकोटीन को अंदर लेने की कोशिश करते हैं। वो भाप जो बनाता है उस डिवाइस को हम ई सिगरेट बोलते हैं। जब हमको इस माध्यम से निकोटीन का सेवन करते हैं, जब हम पे कोई व्यक्ति इस माध्यम से निकोटीन का सेवन कर रहा है तो उसमें वो जो भाप बनाने की जो सोल्यूशन यूज होता है, उस सोल्यूशन के भाप से जो लंग में इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी या ई वैली, ई सिगरेट्स वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी। इन तमाम सॉल्वेंट्स को जो यूज किया गया, इन सारे स्टडीज में अभी तक जो भी स्टडीज की गई, इन सारे स्टडीज में एक चीज कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर सॉल्वेंट से कुछ न कुछ लंग इंजरी जरूर होती है। सो ये एक जो नया ट्रेंड चला है कि ई सिगरेट्स आर सेफर देन दी नॉर्मल सिगरेट्स, माइट बी सेफर बट नॉट कंप्लीटली सेफ। वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, उससे भी उतना ही लंग इंजरी होने की संभावना है जितना एक नॉर्मल स्मोकिंग से हो सकती है। नॉर्मली आप जो नुकसान नॉर्मल स्मोकर को हो सकता है, नॉर्मल सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को, वो सारे नुकसान आप मान के चलिए उस व्यक्ति को भी हो सकता है जो सिगरेट पीने वालों के साथ बैठा है या एक कार में बैठे हैं और सारे लोग सिगरेट पी रहे हैं और आप पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोक का शिकार हो रहे हैं। या फिर अगर आप बचने के लिए ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप उसी तरह के नुकसान के घेरे में आ सकते हैं। तो मेनली नुकसान आई थिंक सबको पता होगा, बट फिर भी एक जनरल व्यू देने जाए तो नाक से लेकर फेफड़े तक ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में इक्वली डैमेज करता है। नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा जैसे बड़ी बड़ी कैंसर्स है, वोकल कॉर्ड कैंसर्स, लंग कैंसर, ये सारी बड़ी बीमारी, इसके अलावा छोटी मोटी कई बीमारियां हैं जो वो करते रह सकता है। जो खास करके जिनको एस्थमा है उनके एस्थमा को एग्रेवेट कर सकता है। लॉन्ग टर्म जिसको एस्थमा न भी हो उसको एक सीओपीडी, दमा का वेरिएंट है, सीओपीडी के बीमारी में कन्वर्ट कर सकता है। आपके लंग की इम्यूनिटी को इतना लो कर सकता है धीरे 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 कि आप बार बार वायरल ब्रोंकाइटिस या बार बार निमोनिया के शिकार होते हैं। फीमेल्स में, खास करके प्रेग्नेंट फीमेल्स में, ये बहुत ही भयंकर बीमारी का एक कारण बन सकता है जो आने वाले बच्चे को भी उतना ही हार्मफुल है। लिम्फोमा जैसी बीमारी कर सकता है और साथ ही साथ स्टिल बर्थ या प्री मैच्योर डिलीवरी जैसी बीमारियों को ये कारक बन सकता है। बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं, जो अगर फैमिली में जिनके कोई स्मोक
कर रहा है, तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग या फिर जो ई सिगरेट स्मोकिंग है उसके वजह से उन्हें भी उतना ही हार्म मिलता है जितना कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को है। स्मोकिंग के वजह से बच्चे की लंग हेल्थ जो है वो बहुत ही सीवियरली डैमेज हो सकती है। उसे एस्थमा के रिकरेंट अटैक्स आ सकते हैं, उसको रिकरेंट वायरल ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उस बच्चे को आगे चल के एक कमजोर लंग्स की वजह से सीओपीडी जैसी बीमारी डेवलप हो सकती है। जब कभी भी हम स्मोक किसी भी प्रकार का स्मोक से एक्सपोजर होता है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में इस बीमारी का कंट्रोल जो है वो हैम्पर होने शुरू हो जाता है। आप उन बच्चों में जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से अमूमन इफेक्टेड रहते हैं, जिनके पेरेंट्स में कोई घर में स्मोकिंग का जो एक अनुपात ज्यादा है, उन बच्चों में हमें अमूमन कंट्रोल पाने में काफी मुश्किल होती है, या फिर वो बार बार एस्थमा के अटैक से सफर करते हैं। या उन वर्कर्स में जो ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां पे सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक्सपोजर ज्यादा है, जैसे बार में है, कॉन्सर्ट्स वाले वर्कर्स है, या फिर ऐसे ऑफिस वर्कर जिनके कलीग्स जो है वो एक्सटर्नल जो काफी स्मोक करते हैं, तो वो एक्सटर्नल टोबैको स्मोकिंग के शिकार है, उनके में भी हमें एक एस्थमा का कंट्रोल पाने में काफी मुश्किल होता है। और सेम कंप्लेंट्स हमको मिलते हैं वेपिंग से। वेपिंग यानी जो आपका ई सिगरेट स्मोकिंग है, उसके वजह से आपका जो मेन ब्रोंको क्लियरेंस मैकेनिज्म है, जिसको म्यूकोसिलरी क्लियरेंस बोलते हैं, वो हैम्पर हो जाता है और उनके अंदर बार बार वायरल निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया या रिकरेंट एस्थमा अटैक्स की संभावनाएं बढ़ जाती है। सबसे पहली चीज, द प्राइमरी रूल जो होता है, अवॉइड ऑल इंजूरियस एक्सपोजर। अगर आप जितना हो सके उससे दूर रहें, आपको जितना हो सके उन सारे एक्सपोजर से दूर रहना है। पेरेंट्स, अगर आपके बच्चों को आपको लग रहा है कि उनको सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से कोई दिक्कतें हो रही है, आपके फिजिशियंस या आपके चेस्ट फिजिशियन आपको ये बता रहे हैं कि उन्हें इस तरह की दिक्कत है, तो आप प्लीज उसको बचाने के लिए आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में स्मोक करें, ना कि इंडोर एनवायरनमेंट में। दूसरी चीज है कि अगर आप इस तरह के स्मोकिंग का शिकार हैं, तो आपको अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नजदीकी पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन से मिलना चाहिए। आपको उसके लिए और जो भी रोकथाम की जा सकती है वो दवाइयां शुरू करनी चाहिए। कुछ वैक्सीन्स हैं जिसे हम देते हैं बार बार रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, बट ये सारी सेकेंडरी प्रिवेंशन है। प्राइमरी प्रिवेंशन बस एक है कि आपको उस धुएं से बचना है। आपको अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति लगता है जो आप पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहा है, जहां पे आपकी हेल्थ इंटीग्रिटी को हैम्पर कर रहा है, प्लीज आप उसके अगेंस्ट एक आवाज उठा सकते हैं और आप उससे दूर हटने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। ये आपका एक स्वास्थ्य अधिकार है। आप समझे सेकेंड हैंड स्मोकिंग आपके लिए कितनी खतरनाक है। आप खुद भले ही सिगरेट ना पिएं, पर आपके फेफड़ों को उतना ही नुकसान पहुंचता है जितना किसी स्मोकर के फेफड़ों को। इसलिए अगली बार आपके आसपास कोई स्मोक करे तो वहां से एकदम हट जाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। बीपी एक साइलेंट किलर है, फिर भी इंडिया में लोग इसकी जांच नहीं करवा रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई है या आपका ब्लड प्रेशर लो है, ये बातें आपने कई बार सुनी होंगी, पर आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है? दरअसल खून की नलियों में जब खून के प्रवाह यानी फ्लो को नापा जाता है, तब जो नंबर आता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है यानी कि 120/80 है, तब तो परेशानी की कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, तब दिक्कत हो सकती है। आपको अपना ब्लड प्रेशर समय समय पर जांचते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर की जांच से दिल की बीमारियों का समय पर पता लग सकता है। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी दिल की सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। जांच करवाने से आप समय रहते अपने दिल को बचा सकते हैं। कोई और बीमारी है तो उसका पता भी समय पर लग जाता है, लेकिन हमारे देश में इसको लेकर एक बड़ी समस्या है। दरअसल यहाँ 18 से 54 साल के 30% लोग कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाते ही नहीं हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च की स्टडी में ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक हर 10 में से 3 भारतीय अपने पूरे जीवन में कभी भी बीपी की जांच नहीं कराते हैं। ये स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में छपी है। अब स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया था। उन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से 7 लाख से अधिक लोगों का डेटा लिया।
इसमें 87% से अधिक महिलाएं और 12% से अधिक पुरुष शामिल हुए। स्टडी बताती है कि अपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाने में साउथ के स्टेट्स आगे रहते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु। वहाँ की औसतन 76% आबादी कभी ना कभी अपनी बीपी चेक करवाती ही है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, गुजरात और नागालैंड जैसे राज्यों में बीपी चेक कराने की दर बहुत कम है। भारत में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और दिल की बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि देश में होने वाली 64.9% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस की वजह से होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस यानी वो बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, इसलिए अपना बीपी चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बीमारी या समस्या नहीं है तब भी साल में एक बार अपने ब्लड प्रेशर की जांच ज़रूर करवाइए। वहीं अगर आपको कोई बीमारी है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर मोटापा है, किडनी या दिल की कोई समस्या है या परिवार में बीपी की हिस्ट्री रही है, तब आपको हर कुछ समय में अपनी बीपी की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। इससे आप तमाम बीमारियों से खुद को बचा कर रख सकते हैं। आप चाहें तो अपना ब्लड प्रेशर घर पे ही नाप सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक छोटी सी मशीन घर पर रखनी है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए जिंक की कमी से शरीर में क्या होता है और इसकी कमी पूरी करने के लिए क्या खाएं। शरीर को फिट रहने के लिए विटामिन, मिनरल्स जैसी चीज़ों की रोज़ ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं में से एक बहुत ज़रूरी मिनरल है जिंक। जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत को बढ़ाता है। ये पेट और हाजमे का खास ध्यान रखता है, आंतों के कामकाज को बढ़ाता है, हमारी स्किन पर जो पिंपल्स हो जाते हैं ये उन्हें भी ठीक करता है। और सिर्फ यही नहीं, जब हमें कोई चोट लगती है जिंक उस घाव को भरने की स्पीड को भी तेज़ कर देता है। बच्चों को जब कभी डायरिया या फिर लूज मोशन होते हैं तब उन्हें जिंक से जुड़ी दवाई दी जाती है। जिंक से ही हमें किसी चीज़ के स्वाद और सुगंध का पता चलता है, इसलिए कोविड के समय कई लोगों को जिंक के सप्लीमेंट्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर शरीर को सही से चलाने के लिए हमारे सिस्टम में जिंक होना बहुत ज़रूरी है। जिंक ना मिले तो पेट बार बार ख़राब होने लगता है, दस्त लग जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। अब जिंक हमारे शरीर में खुद से नहीं बनता, ना ही ये जमा होता है। ये तभी मिलता है जब हम जिंक से भरपूर खाना खाते हैं। जिंक के लिए किन चीज़ों को खाना चाहिए ये हमें बताया डाइटिशियन श्रद्धा सिंह ने। डाइटिशियन श्रद्धा बताती हैं कि तिल, कद्दू के बीज, काजू और चने जिंक के अच्छे सोर्स हैं। तिल के बीजों में प्रोटीन, जिंक और कैल्शियम पाया जाता है। इनसे इम्यूनिटी मजबूत होती है, पूरा शरीर भी सेहतमंद रहता है। 100 ग्राम तिल के बीजों में करीब 10.2 मिलीग्राम जिंक मिलता है। कद्दू के बीजों में भी खूब प्रोटीन और जिंक पाया जाता है। 100 ग्राम कद्दू के बीज खाने से आपको करीब 7.6 मिलीग्राम जिंक मिलता है। आप चाहें तो काजू भी खा सकते हैं, ये टेस्टी भी खूब होते हैं। रोस्टेड और बिना नमक वाले 100 ग्राम काजू में आपको 5.5 मिलीग्राम से अधिक जिंक मिलता है। इसके अलावा चने से भी आपको जिंक मिल सकता है। 100 ग्राम पके हुए चनों में करीब 1.5 मिलीग्राम जिंक होता है। डाइटिशियन श्रद्धा आगे बताती हैं कि वेजिटेरियन लोग मशरूम, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, ओट्स, मूंगफली और फलियों से भी जिंक पा सकते हैं। वहीं नॉन वेजिटेरियन लोग इसके लिए ऑयस्टर्स यानी कि सीप, अंडे, चिकन, मछली और शेलफिश खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो गई चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहाँ पहुँचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम, क्या है कवरेज की वजह, वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास। मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।